9 पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस बार हम लोग देखेंगे ये टॉपिक कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कैसे अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हम ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जानने से पहले हम कुछ मेलवेयर प्रोग्राम्स हैं उनको जानेंगे। फिर क्या क्या डैमेज हो सकते हैं मेलवेयर से वो जानेंगे। फिर सिक्योरिटी मेजर में हम क्या क्या अप्लाई करेंगे और फिर साइबर क्राइम और साइबर लॉ के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होता है क्या? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कुछ हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट हम किसी को भी शेयर नहीं करते हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, मतलब उसे हम बिल्कुल उसको ऐसी जगह हम रखते हैं जहाँ से प्रोटेक्ट कर सके, अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसी इंफॉर्मेशन अगर हमारी लीक हो जाती है, अगर हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी तो हमारी आइडेंटिटी लॉस, फाइनेंशियल लॉस और प्राइवेसी लॉस, 3 तरह का लॉस हो सकता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हम बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा इन बेस्ट प्रैक्टिसेस में। तो ये कुछ 7-8 प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम फॉलो करेंगे और अपने इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे लगाएंगे। हम नंबर की देंगे, कोई भी 0 to 9 नंबर यूज करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अपर केस और लोअर केस भी दे सकते हैं किसी भी पासवर्ड में, और इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। तो जब एक बार स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देंगे और यूजर आईडी और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होगा उसमें, तो चांसेस कम है कि हमारा डेटा लीक हो, कोई एक्सेस कर सके, अनऑथराइज्ड एंड पर एक्सेस हो जाए। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम 2 बार या 3 बार ऑथेंटिकेट करें, चेक करें किसी को। अगर कोई भी हमारा डेटा यूज कर रहा है तो 2-3 जगह हम उसे चेक करें। कैसे चेक करेंगे? जैसे फ़ोन में आपने पैटर्न लगा दिया, फिर पासवर्ड लगा दिया, फेस लॉक लगा दिया, फिंगर लॉक लगा दिया, ये 4 तरह से ऑथेंटिकेशन हो गया। इस तरह से हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करके अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पोस्टिंग में हमें बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, क्या पोस्ट हो रहा है हमारे कैरेक्टर पे, और वही तो बी अवेयर ऑफ योर ऑनलाइन पोस्टिंग है, और बी सस्पिशियस ऑफ सॉलिसिटेटेड ईमेल। तो जैसे कोई भी अगर ईमेल आ जाता है तो बहुत ही सस्पिशियस होकर उसे चेक करना है कि कोई भी मेल, जैसे फिशिंग के केस में क्या होता था, हम क्लिक कर देते थे, हमारी डिटेल मांगनी शुरू कर दी। जहाँ भी अगर आपको ऐसा लगे कि जहाँ भी डिटेल मांगा जा रहा है, तुरंत उस पेज को बंद कर दीजिए और अपने मेल उसको अवॉइड कर दीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है ऑनलाइन पोस्टिंग। जो भी ऑनलाइन पोस्ट आ रहा है हमारे पास, कैसा पोस्ट आ रहा है? बहुत लोग फॉरवर्ड करने के लिए बोलते हैं पोस्ट को। व्हाट्सएप में भी आप देखते होंगे पोस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, 10 लोग को फॉरवर्ड करें, कुछ ऐसे मैसेज आ जाते हैं, तो उनसे आपको बचना है। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है कि जिससे आप 1 लाख 10 लोग को पोस्ट करके कमा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा सस्पिशियस होंगी और उनसे बचना है और अवेयर रहना है। तो इस तरह की पोस्टिंग पर भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है अपने मोबाइल डिवाइस को प्रोटेक्ट करना। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल डिवाइस को किसी को भी फ़ोन करने के लिए दे देते हैं। किसी ने कहा कि नंबर मिला दीजिए, बात करा दीजिए, आप नंबर मिलाते हैं, वो बात करते हैं, 5 मिनट आप इधर उधर होते हैं, आपके फ़ोन से आपका सारा डेटा चोरी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है। आप किसी को भी फ़ोन देते हैं, आपके डिवाइस में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद से वो आपके डेटा को एक्सेस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है इंगेज सेफ ब्राउजिंग और यूज सेफ साइट। जब भी हम सर्च इंजन का यूज करेंगे, याहू हो, गूगल हो, बिंग हो, कुछ भी हो, तो हम सेफ ब्राउजिंग के में ही लगे रहेंगे। जैसे कई बार होता है हम कुछ एडवेयर को ब्लॉक किए रहते हैं, अपने साइट में ब्लॉक किए रहते हैं, और कई बार क्या होता है कुछ हम जब डाउनलोड करते हैं तो ब्लॉक की वजह से वो चीज़ डाउनलोड नहीं हो पाती है। तो केवल उस कंटेंट के लिए आप अपने साइट में उसे अलाउ करेंगे, फिर तुरंत आप सेटिंग चेंज करके ब्लॉक कर देंगे। और सेफ साइट का मतलब ही होता है कि हमेशा उसी सेफ साइट पे रहेंगे, और इस तरह से हम अपने अननोन सोर्स से जो भी कंटेंट आ रहे हैं उसको हम ब्लॉक किए रहेंगे। नेक्स्ट है यूज फायरवॉल अवॉइडिंग नेट इन पब्लिक। आप फायरवॉल यूज करेंगे। फायरवॉल का क्या फ़ायदा है कि सारे कंटेंट आपके अंदर नहीं, जो रिक्वेस्ट अलाउ होता है केवल वही रिक्वेस्ट हमें एक्सेस हो सकता है, और जो रिक्वेस्ट अलाउ नहीं होता फायरवॉल से वहीं वो रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग नेट इन पब्लिक। जैसे कई बार वाईफाई मिल जाता है, रेलवे का वाईफाई, पिछली बार भी मैंने वीडियो में बताया था, आप तुरंत यूज करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि ये विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्यों है।
क्यों है? क्योंकि वो आपके डेटा को यूज कर, वो आपके नेटवर्क को, आपके फ़ोन के कंटेंट को देखना चाहते हैं। उनकी टेक्निक ऐसी हो सकती है जिससे वो आपके सारे डेटा को एक्सेस कर लें। अब हमारा ये तो था बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैसे अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। आते हैं ऑनलाइन सेफ्टी। और जब भी हम ऑनलाइन सेफ्टी की बात करेंगे, सबसे पहले हम कुछ मेलवेयर प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, और ये जरूर जानेंगे कि मेलवेयर प्रोग्राम से क्या क्या डैमेज हो सकता है। फिर उसको हम फॉलो करते हुए उन चीज़ों को हम ऐसा न करें और ऑनलाइन सेफ्टी की ओर बढ़ेंगे। तो आते हैं कुछ मेलवेयर प्रोग्राम है जिनको जानेंगे। तो ये मेलवेयर प्रोग्राम है एडवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, वॉर्म, रूटकिट, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, बैकडोर्स, कीलॉगर, रैंसमवेयर। तो सबसे पहले जानते हैं एडवेयर क्या होता है। तो एडवेयर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप वेबसाइट यूज करते हैं तो कॉर्नर पे आ जाता है, नीचे आ जाता है, सामने आ जाता है, और ओके करने, क्लिक करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, विज्ञापन आ जाते हैं ढेर सारे। एक विज्ञापन पे आप क्लिक करते हैं, तुरंत एक पॉपअप खुल जाता है, जिस पॉपअप को आप यहाँ पे सिर्फ ब्राउजिंग के समय ब्लॉक किए रहते हैं वो खुल जाता है। अगर ब्लॉक किए रहते तब तो नहीं खुलेगा, अगर नहीं ब्लॉक किए हैं तो वो तुरंत खुल जाता है, और इस तरह से आप उलझ जाते हैं, अपने काम नहीं कर पाते हैं, और आप मेलवेयर की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं। आपका पीसी क्रैश हो सकता है या फ्रीज हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं। तो अब आप नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? जैसे कोई चोरी कर रहा हो, आप कोई भी टास्क कर रहे हैं और पीछे से कोई देख रहा है, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी स्क्रीन के सारे कंटेंट को कहीं ना कहीं चोरी करके भेज रहा है, किसी सर्वर में भेज रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। नाउ वायरस, वायरस सबको पता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीट। एक बार कंप्यूटर आता है तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है और अपने कंटेंट को लाते रहता है और सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देता है, रैम पर अटैक करता है, पूरे रैम का जो स्टोरेज हो जाता है वो खा जाता है, और इस तरह से रैम बहुत धीमा काम करता है, आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। नेक्स्ट होता है वॉर्म। तो वॉर्म आपको पता ही है कि ये हार्मलेस होते हैं, लेकिन क्या होता है आपके स्पेस को ये कंज्यूम करते हैं। ओके। रूटकिट में क्या होता है? रिमोट एक्सेसिंग ऑफ योर मॉनिटर और योर सर्वर, योर मशीन। तो आपकी मशीन को रिमोटली कहीं ना कहीं से एक्सेस किया जाता है। आपके सिस्टम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा और आपके बिना नॉलेज के आपके सिस्टम में जो भी एक्टिविटी हो रही है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, दैट इज कॉल्ड रूटकिट। रूटकिट क्या होता है? एक तरह से प्रोग्राम होता है, मेलवेयर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होती ही दूसरी जगह आप अपने एक्टिविटी को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है और उससे आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। नाउ कम टू डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक क्या होता है? एक तरह का ये प्रोग्राम है और करता क्या है ये, या आपके नेटवर्क को बहुत स्लो कर देता है, और स्लो करने के कारण क्या होता है, कई बार आपके प्रोग्राम खुलते नहीं। जैसे आप याहू खोल रहे हैं तो कई बार आता है कि मतलब वो पेज खुलता ही नहीं है, कुछ मैसेज लिख के आ जाते हैं। तो ये डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक है, ये आपके नेटवर्क को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। नाउ कम टू द बैकडोर। तो बैकडोर एक तरह का प्रोग्राम है जो दूसरे मेलवेयर को आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन देता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नाउ कम टू कीलॉगर। ये क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर है, इट इज सॉफ्टवेयर, और ये आपके की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है। की स्ट्रोक को आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके आपको भेज देता है दूसरी जगह। तो ये तो बहुत हार्मफुल है, और जितना भी आप कीबोर्ड से आप टेक्स्ट या नंबर या स्पेशल कैरेक्टर प्रेस करते हैं, की स्ट्रोक को ये रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके दूसरे जगह भेज देता है। नाउ कम टू रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर में एक्चुअली होता क्या है, आपके सिस्टम पे मैसेज आ जाता है कि आपकी सर्विसेज बंद हो जाएंगी और आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आप घबरा जाते हैं, जबकि ये टोटली फेक होता है। ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे आपका सिस्टम बंद हो जाए। सिस्टम बंद होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके एप्लीकेशन या इंटरनेट से अपडेट की वजह से हो सकता है। तो इस तरह के मैसेजेज आपके सिस्टम पे दे देते हैं, और मान लीजिए अगर आपने अमाउंट पे कर भी दिया तो भी आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी, रेज्यूम नहीं होगी, वो सेल्फ सर्विस वैसी ही बनी रहेगी। मतलब आपको सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, कैसे? जैसे डिनायल ऑफ सर्विसेज में आती है। तो वैसे रैंसमवेयर एक तरह से फिरौती है, पैसे मांगने का एक कला है, तरीका है, जो मेलवेयर प्रोग्राम के तौर पे जाना जाता है। अब आते हैं क्या क्या डैमेज होते हैं मेलवेयर से, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला है कि आपका कंप्यूटर फ्रीज हो जाता है, मतलब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन आप उसमें आ जाते हैं कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल फ्रीज हो गया, जबकि आप रैम मतलब लेटेस्ट रैम लगा जाते हैं। और कई बार क्या होता है, सिस्टम आपका क्रैश भी हो जाता है, सिस्टम ही नहीं होता, कई बार SMPS बंद खराब हो गया या सिस्टम का कोई ऐसा पार्ट खराब हो गया।
कभी कई बार हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो जब कोई सिस्टम का पार्ट खराब होगा तो हार्डवेयर फेलियर हो ही जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और जब एक बार हार्डवेयर फेलियर हो गया तो एक बहुत बड़ा फेलियर है, आपको फिर से उस नए हार्डवेयर को अपने कंप्यूटर पे लगाना होगा। लॉस ऑफ डेटा, कई बार आप कोई फाइल बना देते हैं और फाइल बनाने के बाद वह आप सेव करने के लिए जब जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें मेलवेयर प्रोग्राम्स का अटैक होता है और आपका डेटा पूरी तरह से लॉस हो जाता है। और कई बार क्या होता है, आपके नेटवर्क की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है, यानी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है। और किसकी वजह से स्लो होती है? इन मेलवेयर प्रोग्राम की वजह से स्लो होती है। और आप बिल्कुल, आपका सिस्टम वर्क नहीं होता है। आप क्या करते हैं, उस समय तुरंत फिर से आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। कई बार आपके सिस्टम के जो आपका कंप्यूटर है या सिस्टम है उसके कॉन्फ़िगरेशन को ही चेंज कर देता है। कई बार मैसेज आता है ना कि run.dll run.exe, कई बार मैसेज आता है कंप्यूटर पे, आप हटाते हैं, बार बार वो मैसेज आता है, धम धम की आवाज़ करती है, बार बार वो मैसेज आता रहता है। फिर लास्ट में आप किनारे कर देते हैं, अपना काम कर देते हैं। एक तरह का वो क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है। और वो क्या करता है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, आपकी कोई ना कोई वायरस के थ्रू आपकी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को डिलीट कर देता है और फिर उस फाइल को वो बार बार वो मांगता है ताकि आपका प्रोग्राम चल सके और आप बार बार उसे किनारे कर देते हो। तो ये तो एक तरह से डैमेज होता है मेलवेयर की वजह से, जो आपके सिस्टम को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो अब इसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं। वो सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहले कुछ सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होने चाहिए। सिक्योरिटी प्रोग्राम्स का मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जो टाइम टू टाइम आपके कंप्यूटर के वायरस को स्कैन कर सके, क्वारंटाइन कर सके और डिलीट कर सके। नेक्स्ट है सिक्योरिटी अपडेट्स। सिक्योरिटी अपडेट का मतलब जैसे एक बार अगर आपने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद से क्या होगा, इंस्टॉलेशन के बाद से काम खत्म नहीं हो जाता है, टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि वायरस भी अपडेट होते रहते हैं। और एक बार आपने पुराना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रख लिया है और वायरस की नया जनरेशन आ गया है, तो फिर वो एंटीवायरस उसे डिटेक्ट नहीं करता है और इस तरह से आपको फिर से अटैक मेलवेयर का हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको सिक्योरिटी अपडेट टाइम टू टाइम होना चाहिए। स्पैम को हमेशा अवॉइड करेंगे, ये पहला सेफ्टी मेजर्स है, स्पैम को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है स्कैन ऑल पोर्टेबल डिवाइस। जब भी कोई पोर्टेबल डिवाइस स्कैन करता है और जैसे कोई भी आप डिवाइस यूएसबी पेन ड्राइव है या कोई हार्ड डिस्क है, कोई भी जब आप कंप्यूटर में लगाते हैं तो डायरेक्ट लगा के आप प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए। सेफ्टी मेजर्स के लिए आपको पहले उसे स्कैन करना पड़ेगा। अगर वायरस है तो प्लीज़ उसे तुरंत रिमूव करिए, स्कैन मत करिए। एंटीवायरस से उसे स्कैन करके उसके वायरस को डिलीट करिए। अगर प्रोग्राम में वायरस है तो उस प्रोग्राम को प्लीज़ एक्सेस मत करिए। दैट इज़ द सिक्योरिटी मेजर्स। अगर आप मेलवेयर के अटैक से बचना चाहते हैं, इन सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है आपको कुकीज़ डिसेबल करना होगा। जिससे कुकीज़ क्या होता है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़ और सेशन कुकीज़, मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में। तो कुकीज़ आपको डिसेबल करना होगा और आपको टाइम टू टाइम बैकअप भी रखना होगा, जिससे आपके डेटा को लॉस होने से बचाया जा सके। तो ये तो था सेफ्टी मेजर्स जिसको हम फॉलो करेंगे अपने साइबर सेफ्टी में, जिससे हमारा मेलवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को नुकसान न पहुंचा सके। अब आते हैं साइबर क्राइम और साइबर लॉ के बारे में। तो साइबर क्राइम क्या है, कोई भी अगर इंटरनेट पे अटैक, मेलवेयर का अटैक है या कोई भी जैसे प्रॉब्लम यूजर को होती है तो उसे साइबर क्राइम बोलते हैं। जैसे कोई भी क्राइम अगर नेट पे होती है तो उसे साइबर क्राइम बोला जा सकता है। इसके कई पार्ट हैं कई तरह से, जैसे साइबर स्टैकिंग है, साइबर बुलिंग है, साइबर पियोनेज है, साइबर टेररिज्म है, सेक्सटिंग है और साइबर एक्सटॉर्शन है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं साइबर स्टैकिंग क्या होता है। साइबर स्टैकिंग, तो साइबर स्टैकिंग में सबसे पहले जानते हैं स्टैकर क्या होता है। स्टैकर कोई भी स्ट्रेंज पर्सन हो सकता है जो क्या करता है, हरास करता है किसको, विक्टिम को। और हरास कैसे कर सकता है, ईमेल मैसेज के थ्रू कर सकता है, इंस्टेंट मैसेज के थ्रू कर सकता है, कोई पोस्ट के थ्रू कर सकता है। और यही साइबर अटैक बोला जाता है कि जब कोई पर्सन, स्ट्रेंज पर्सन किसी विक्टिम को टारगेट करता है, किस बदले, किसी रिवेंज के बदले से हो सकता है या किसी अपने प्रॉफिट के थ्रू हो सकता है। तो ऐसा काम साइबर स्टैकिंग बोला जाता है और ऐसे लोग साइबर स्टैकर बोले जाते हैं। ओके, नाउ कम टू साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है, ये एक्ट है हैरेसिंग या एम्बेरेसिंग का, एक तरह से ये एक्ट है। किसी को एम्बेरेस करना, कैसे एम्बेरेस करना, इंसल्ट करना, कैसे किसी सोशल मीडिया साइट पे कोई पोस्ट डाल देना या कोई मैसेज करना या कोई ईमेल कर देना या कोई ऐसा वीडियो लगाना जिससे विक्टिम हर्ट हो जाए।
तो ये साइबर बुलिंग कहा जाता है। बुलिंग का मतलब ही होता है टॉर्चर करना, मतलब एक तरह से परेशान करना, किस तरह से, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। वो फ़ोन हो सकता है, आपका मैसेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इससे ये एक तरह का साइबर क्राइम आता है। ये साइबर क्राइम में के अंडर में आएगा और इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। एक बार फिर से जानिए साइबर बुलिंग क्या कहते हैं। साइबर बुलिंग में क्या होता है, किसी को टॉर्चर करते हैं, हैरेस करते हैं। इट्स अ एक्ट ऑफ हैरेसिंग एनीवन ऑन अ सोशल मीडिया साइट, या कोई वीडियो पोस्ट करके, पर्सनली इंस्टेंट मैसेज करके। तो ये तरह से साइबर क्राइम है। नाउ कम टू द साइबर पियोनेज। साइबर पियोनेज में क्या होता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जाता है। कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ये हनी ट्रैप के थ्रू हो सकता है, या मिलिट्री में, पॉलिटिकल में, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, कोई भी ऐसा हमारा जो साइट है उससे इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान से साइबर अटैक होता है, और साइबर अटैक में क्या होता है, हमारे नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर पे क्या होता है, कुछ मैसेज उनकी तरफ से पोस्ट कर दिया जाता है, मतलब वो सर्वर को हैक कर रहा है। तो ऐसे क्राइम को हम बोलते हैं साइबर पियोनेज। क्या होता है साइबर पियोनेज, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जाता है, किसके थ्रू, इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, मतलब इस चैनल के थ्रू। चैनल मतलब क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट हो गया, इंस्टेंट मैसेज हो गया, वेब पोर्टल हो गया, इस तरह से हम ये चीज़ें करके, जैसे हम अगर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो भी बिना नॉलेज के, बिना उनके जानकारी के, ये साइबर पायोनेज में आ जाता है। साइबर टेररिज्म ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये होता क्या है कि अगर कोई टेररिज्म फैलाता है और उसमें कंप्यूटर यूज करता है तो ये साइबर टेररिज्म है। इसका मेन पर्पस क्या है, फियर और पैनिक करना, पैनिक क्रिएट करना। और ये किस लेवल पे हो सकता है, किसी नेशन, किसी देश में, गवर्नमेंट या स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लेवल पे हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, वायरस को फैलाया जा सकता है, और वायरस फैला के वहाँ के इकोनॉमी को ख़राब किया सकता है। बैंक को वहाँ पे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स में क्या कर सकते हैं, वायरस को फैला के हम उनके सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं। ये जो मैलवेयर की इफ़ेक्ट्स हैं, उस तरह की एक्टिविटी यहाँ हो सकती है। और क्या हो सकता है साइबर टेररिज्म में, अभी मैंने बताया, इट्स अ एक्ट ऑफ क्रिएटिंग टेररिज्म ऑन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करके, जैसे इन सब को डिवाइसेस को यूज करके अपनी बात को मनवाना था। गवर्नमेंट को डराते हैं, पब्लिक में फियर करते हैं, दंगे भड़काए जाते हैं। ऑल दीज एक्ट इन अ साइबर टेररिज्म, ये सब साइबर टेररिज्म में आते हैं। नाउ कम टू साइबर एक्सटॉर्शन। ओके, तो अब आते हैं हम लोग साइबर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब ये होता है कि ज़बरदस्ती किसी से पैसा मांगना, मतलब डरा धमका के। तो ये एक तरह से मैंने रैंसमवेयर में बताया था, फिरौती मांगने वाला चीज़ें होती थी, तो ठीक वैसे ही साइबर एक्सटॉर्शन उसे बोलते हैं। अगर रैंसमवेयर को हम यूज करते हैं, या रैंसमवेयर जैसे प्रोग्राम अगर यूज होते हैं, तो वही साइबर एक्सटॉर्शन बोले जाते हैं। और डिनाइल ऑफ सर्विसेज के थ्रू ये किसी को धमकी देते हैं कि आपकी सर्विस बंद हो जाएगी, आप अमाउंट पे करिए, और अमाउंट अगर पे कर देंगे तो आपकी सर्विस फिर रिज्यूम हो जाएगी। तो ये साइबर एक्सटॉर्शन है, और इसी में रैंसमवेयर जैसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। नाउ सेक्सटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे किसी के परमिशन के बिना सेक्सुअल कंटेंट को नेट पे अपलोड कर देना बिना उसके कंसेंट के, और इसका मेन पर्पज होता है विक्टिम को डिफेम करना। नाउअडेज ये बहुत तेज़ी से उभर रहा है ये साइबर क्राइम। और इसमें क्या होता है, मेनली जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो इस सेक्सुअल अब्यूज का बहुत बड़ा विक्टिम बन रहा है, बहुत बड़ी विक्टिम बन रहा है। तो ये तो था साइबर क्राइम। अब इनसे बचने के लिए कुछ साइबर लॉ है, और इसको कैसे हम रिपोर्ट करेंगे ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर साइबर क्राइम के अगर आप शिकार होते हैं, विक्टिम बनते हैं, तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना होता है। कहाँ रिपोर्ट करेंगे, नियर बाई पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक IT एक्ट की धारा 66A बनाया है, और जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि ये ग्लोबल जुरिडिक्शन का मामला है, तो जो ग्लोबल जुरिडिक्शन होने की वजह से आप कहीं से भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट है cybercrimehelpline.com। ओके, cybercrimehelpline.com, इस पर भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और इस तरह से हम
साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इनसे बचने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसको हम साइबर लॉ बोलते हैं। तो आइए जानते हैं साइबर लॉ के बारे में। ओके, तो साइबर लॉ बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि आप साइबर क्राइम्स के जितने भी विक्टिम्स हैं उनको हम एक लीगल एक तरह से ऐसा प्रोवाइड कर सके, ऐसा चीज़ प्रोवाइड कर सके जिससे वो अपने कानूनी लड़ाई लड़ सके। और साइबर लॉ में क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं लीगल टर्म्स को। हम साइबर मतलब जो कंप्यूटर से चीज़ें रिलेटेड जो क्राइम हो रही हैं उनको कैसे निपटा जाए और उनको मतलब हमको न्याय दिलाना है जो इसके विक्टिम हैं। इसके लिए 17 अक्टूबर 2000 को एक एक्ट भी बनाया गया जिसको IT एक्ट 2000 बोलते हैं। ये 2000 में बनाया गया, इसीलिए इसको IT एक्ट 2000 बोला गया। और ये बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए इससे निपटने के लिए अलग से इनकी कोर्ट बनाई गई। साइबर लॉ के लिए अलग से कोर्ट बनाया गया है और अलग से इनका जुरिडिक्शन है और इनके जुरिडिक्शन को बहुत तेज़ी से वॉच किया जाता है और इससे रिलेटेड इनके अपने अपने फैसले हैं, अपने अपने कानून हैं जिसके तहत ये साइबर क्राइम क्रिमिनल्स को सज़ा दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था पार्ट 3 वीडियो। होप आप सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, हम आपके प्रॉब्लम्स को फिर देख सकते हैं। थैंक यू।